मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले आम बजट पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आनंद सिंघानिया, जो कि जेके एंटरप्राइजेस के सीईओ हैं और आईएमसी के पूर्व चेयरमैन हैं। सर, एबीपी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला आम बजट है, इस बजट को आप किस तरीके से देखते हैं? ये बजट में मोदी सरकार ने जो इंटरिम बजट में भी कहा था 11 लाख से अधिक स्पेंडिंग किया है टूवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकॉनमी। इससे जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है दैट इज़ वेरी गुड। जो जीएसटी नंबर्स हैं जो आप देख रहे हैं, 2 लाख से अधिक करोड़ का हमने अप्रैल में कलेक्शन था। पिछले महीने जून में भी 1,75,000 करोड़ का कलेक्शन है। अपने डायरेक्ट टैक्स बढ़ गए हैं, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ गए हैं, और अभी जो बजट ने इन्होंने कैपिटल गेन्स पर भी टैक्स बढ़ाया है, उससे भी टैक्स कलेक्शन तो बढ़ने वाला है। ऑफ कोर्स मार्केट इज़ नॉट टेकन इट फेवरेबली बिकॉज सबका टैक्स रेट बढ़ गया है। अच्छी तरह में इन्होंने किया है। एक जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने जो फॉरेन कंपनीज का टैक्स रेट कम कर दिया है, तो 40 से 35% कर दिया है। दूसरा चीज़ है, इंडिया इज़ अ स्टार्टअप वर्ल्ड नाउ। टुडे इंडिया हैज़ गॉट सच लार्ज नंबर, 40 से अधिक यूनिकॉर्न 2021 में ही बढ़ गए थे। स्टार्टअप्स को डिफरेंशियल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इसमें एंजल टैक्स लाया था, तो उन्होंने ये बजट में एंजल टैक्स निकाल दिया है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो आएंगे, कोई भी वैल्यूएशन में अच्छे रिलेटिव वैल्यूएशन में आके काम करेंगे। उनको डर नहीं है कि खाली पीली कोई टैक्स भरना पड़ेगा। इट इज़ वेरी फेवरेबल। उन्होंने जॉब क्रिएशन पर काम किया है, स्किल डेवलपमेंट पर काम किया है, एग्रीकल्चर एंड रूरल में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। वो लोग कह रहे हैं कि 100 से अधिक वैरायटी क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि सस्टेनेबल फार्मिंग होगा और फार्मिंग में इंसेंटिव मिलेगा। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि रोज़गार पर ये पूरा बजट जो है वो केंद्रित था। ये कहा गया कि स्किल डेवलपमेंट जो है वो लोगों को दिया जाएगा जो रोज़गार की तलाश कर रहे हैं। साथ ही साथ इंटर्नशिप की बात कही गई है और उसके थ्रू जो है स्टाइपेंड मनी देने की बात कही गई है। उसको आप किस तरीके से देखते हैं एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से? देखिए, जो कंपनी एज इट इज़ इंटर्नशिप करते हैं, पर ये कह रहे हैं 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप देंगे। 1 करोड़ एट 60,000 रुपीज़ पर ईयर। तो आप सोचिए 60,000 करोड़ गवर्नमेंट स्पेंड करेगी। और जब ये लोग जो फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स हैं, जब वो इंटर्नशिप करेंगे टॉप 500 कंपनीज़ में, तो उनको एक एक्सपोजर मिलेगा। उनको कंपनी भी पूरा उनको स्किल डेवलप करेगी, क्योंकि वो आदमी के साथ 1 साल बैठेगी। इट्स नॉट कि 2 महीने का इंटर्नशिप के आके चले गया। 1 साल तक जो लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप होता है, काफ़ी से ज़्यादा लोग ये जो स्किल्ड हो जाएंगे, ट्रेन हो जाएंगे, ये अब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इनको डेफिनेटली खाली 1 साल नहीं, ये दे विल बिकम एम्प्लॉयबल। एक तो ग्रेजुएट रहेंगे, पढ़ाई करके आएंगे, तो वो एम्प्लॉयबल हो जाएंगे, उनको स्किल डेवलपमेंट होगा, जो कंपनी इन्वेस्ट करेंगी इन लोगों पर, एंड इनको अब्जॉर्ब हो जाएगा। ये तीसरे कार्यकाल का पहला बजट था और इसमें जो एक खास बात देखी गई वो ये कि आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए एक स्पेशल हमने देखा कि किस तरीके से सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बात की जाए या नए हॉस्पिटल्स बनाने के मामले में बात की जाए, तो बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों पर स्पेशल फोकस दिया गया है। सर, क्या लगता है कि अगर बिहार की मैं बात करूं तो इससे आने वाले दिनों में जो बिहार में है वो एक स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक की जो स्टेबिलिटी की बात हम करते हैं? देखिए, दिस इज़ पार्ट ऑफ जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोलिशन पार्टनर्स को के स्टेट्स में फोकस होगा। तो यदि बिहार हो या आंध्र हो, इसमें उन्होंने क्या चीज़ पर स्पेंडिंग की है? 26,000 करोड़ बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर में किया है, जो बहुत ज़रूरी है। अक्रॉस इंडिया ज़रूरी है। हर एक स्टेट में आप नेशनल हाईवेज देखें, रोड, रेल, अपना उड़ान स्कीम देखेंगे, एयरपोर्ट्स की बात की है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात की है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। उन्होंने टूरिज्म की बात की। इंडिया की जो टूरिज्म नंबर्स हैं, हमारे पास रिलीजियस टूरिज्म के नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। कोई सोच नहीं सकता था कि आज के नंबर 1 टूरिज्म है रिलीजियस टूरिज्म। उन्होंने बोध गया एंड एक आध जगह में उन्होंने जो बजट में अनाउंस किया है कि इनको ये स्थानों को और एक इंसेंटिवाइज करेंगे, ताकि हाईवेज करेंगे, कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जाएँ, तो इसमें टूरिज्म बढ़ेगा, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। टैक्स रिगीम में जो है, न्यू टैक्स रिगीम में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। आम आदमी के पर्सपेक्टिव से आप इसे किस तरीके से देखते हैं?
देखिए जो सैलरीड एम्प्लॉई है न्यू रेजिम में है, उन्हें 50,000 से 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया है और स्लैब्स में भी स्लाइट ट्वीकिंग किया है ताकि कि 17,500 रुपया का बचत होगा। तो डेफिनेटली आम आदमी को फ़ायदा होगा डेफिनेटली। जहाँ तक कैपिटल गेन्स एंड मार्केट्स आर कंसर्न्ड, इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिया है। कैपिटल गेन 15% से 20% कर दिया है शॉर्ट टर्म में, एंड लॉन्ग टर्म में 10 से 12.5 कर दिया है। तो डेफिनेटली कैपिटल मार्केट्स आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज वो चाह रहे थे कि स्टेबिलिटी रहे, और मैं एक्चुअली सोचता हूँ कि स्टेबिलिटी रहता, ये रेट्स नहीं बढ़ते तो अच्छा रहता था, क्योंकि अभी ही ये कैपिटल मार्केट्स पिकअप करेंगे, और जब कैपिटल मार्केट्स पिकअप करेंगे तो ये कैपिटल जब लोग निकलेंगे मार्केट से एट हायर लेवल्स, एट ईच लेवल, ये पैसा मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, कंजम्पशन में जाएगा, रियल एस्टेट में जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। मार्केट्स गिरेंगे, समझे अभी 1100 पॉइंट गिर गए, सपोज मार्केट्स का व्यू है कि ये तो इट्स वेरी बैड, तो और गिरेंगे तो स्पेंडिंग कम हो जाएगा। ऑन अ स्केल ऑफ 10 सर, एक लास्ट कमेंट है कि कितना इस बजट को आप देंगे, क्योंकि ये तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो क्या सोच रखते हैं? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉम्प्रिहेंसिव बजट। मोदी जी का 3.0, फाइनेंस मिनिस्टर का 7th बजट है। इट इज़ गुड बजट। आई वुड गिव इट अ 8 of 10। बजट को लेकर इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रतन पोद्दार, जो कि भारत मर्चेंट चैम्बर के डायरेक्टर हैं। सर, एबीपी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो बजट है मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल का, ये पहला आम बजट पेश किया गया है। आप इस बजट को किस तरीके से देखते हैं? सेक्टर्स पर जिन तरह से फोकस किया गया, अलग अलग सेक्टर्स पर जिन तरह से फोकस किया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं टेक्सटाइल्स सेक्टर से रिलेट करता हूं, तो मैं शुरुआत टेक्सटाइल से करूंगा। टेक्सटाइल, जैसा कि सभी को मालूम है और आपको भी मालूम होगा, कि कृषि के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला क्षेत्र है। सरकार ने इस बजट में जो एम्प्लॉयमेंट के लिए डायरेक्ट बेनिफिट्स जो दिए हैं, उसमें टेक्सटाइल सेक्टर को कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है ऐसे मुझे लगता नहीं है। टेक्सटाइल सेक्टर, एक्सपोर्ट्स के बारे में हम बात करते हैं, हमें विदेशी जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनसे कॉम्पीट करना पड़ता है। चाइना, बांग्लादेश, ताइवान, इस तरह के काफ़ी कंट्रीज़ हैं। वहाँ का रॉ मटेरियल, यहाँ के रॉ मटेरियल के प्राइस में बहुत फ़र्क है। वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेबर कॉस्ट हमारे यहाँ आपको मालूम ही अधिक है। हम दूसरे देशों में जो एक्सपोर्ट करके और प्राइसिंग गेन करते हैं, वो बड़ी मुश्किल से हमें प्रॉफिट मिल पाता है। सरकार की तरफ से सपोर्ट है, पर इतना सपोर्ट नहीं है कि हम उस चीज़ को हम बुना सकें और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। ये टेक्सटाइल के बारे में बताना चाहूँगा मैं। दूसरा, जो डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट जो दिया गया है, अभी इनकम टैक्स स्लैब में दिया गया, वो थोड़ा बहुत माइनर है। टैक्स स्लैब में थोड़ा बहुत चेंज करके दिया गया है। सरकार दिखाना चाहती है कि हमने कुछ छूट दी है, पर वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। इसे और सरल बनाया जा सकता था। स्टैंडर्ड डिडक्शन नौकरी पेशा वर्ग के लिए 25,000 की छूट दी है, वो बहुत सराहनीय है, लेकिन उससे नौकरी पेशा वर्ग को ही बेनिफिट होगा। जो एमएसएमई हैं, खुद व्यापार करने वाले हैं, उनके लिए कोई ज़्यादा बेनिफिट जैसी चीज़ नहीं है। विशेष राज्यों को विशेष छूट दी गई है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कुछ पश्चिम बंगाल से अमृतसर तक का जो कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, तो इस समय सरकार का कंपल्सन है, पॉलिटिकल कंपल्सन है। मैं जानता हूँ उनके सहयोग से सरकार बनी है। सरकार की इंडिविजुअल बीजेपी की खुद की मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन ठीक है। लेकिन एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, जहाँ पे यूपी हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, जहाँ पे उनको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। जो उनके डाई हार्ड वोटिंग पैटर्न है, वोटिंग फैंस हैं, उनके देते हैं, उनके लिए कुछ खास नहीं मिला, ऐसा मैं समझता हूँ। आंध्र प्रदेश, बिहार को ज़्यादा देना था, ये लोगों के मन में पहले से ही आ रहा था कि इस बजट में कुछ ना कुछ उन्हें अधिक मिलना चाहिए, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स की। शेयर बाजार के में देख रहे हैं आप कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का जो रेट बढ़ाया है, उसका इम्पैक्ट कैसे हुआ। अचानक ही शेयर मार्केट का इंडेक्स है वो डाउन हो गया। वित्त मंत्री जी ने जब अनाउंस किया कि डायरेक्ट टैक्स के बारे में कहना शुरू किया, तो तुरंत ही डाउन हो गया। महिलाओं के लिए ज़रूर इन्होंने
कुछ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से डॉर्मेटरी की जो सुविधा के लिए दिया है वो प्रयास सराहनीय है। एम्प्लॉयमेंट पे इनका फोकस है सरकार। मैं एम्प्लॉयमेंट पे ही आ रहा था, रोजगार को लेके करीब 2 से 2.5 घंटे का ये बजट भाषण हुआ। इसमें रोजगार जो है वो उस पर पूरा ध्यान केंद्रित था और ये भी कहा गया कि जो लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं उन युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही साथ उन्हें जो है वजीफा दिया जाएगा ताकि स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ उनका जो है वो एक तरह से खर्च भी चल सके। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये प्रयास बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म प्रयास है। इसके जो रिजल्ट्स हैं, इसके नतीजे हैं वो 6 महीने से साल भर के बाद में आने शुरू हो जाएंगे और नेचुरली किसी युवा को आमदनी बढ़ती है तो किसी न किसी उद्योग में वो वापस परिलक्षित होती है। आपका खर्च मेरी इनकम है तो नेचुरली उनके लिए अच्छी चीज़ है। युवाओं को रोजगार मिलना, महिलाओं को रोजगार मिलना ये देश के लिए बड़ी गर्व की बात है। सीतारमन जी का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के हिसाब से, इनिशिएटिव के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जहाँ तक बात करें, आप नाराज दिखाई दे रहे हैं सर। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ऐलान किया जाना चाहिए था वो हुआ नहीं, लेकिन बिहार हो या आंध्र प्रदेश हो, इन जैसे राज्यों के लिए एक देखा गया कि स्पेशल यहाँ पर उनको वैल्यू दिया गया है और कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर इन दोनों राज्यों के लिए शुरू करने की बात कही गई है। आप किस तरीके से देखते हैं जो बिहार का पिछड़ापन है, आप समझते हैं कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स जब इनका काम शुरू होगा तो बिहार का जो पिछड़ापन है वो खत्म होगा? बिहार एक सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला स्टेट था जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। उस समय धीरे धीरे परिस्थितियाँ ऐसी बनती गई कि वहाँ में लोग पिछड़ते गए। लेकिन दूसरी सरकार जो दूसरे राज्यों को बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट भी मिलना चाहिए। मैं बिहार को, आंध्र को या बंगाल को विशेष पैकेज देने के खिलाफ नहीं हूँ, वहाँ देना चाहिए। पूर्वोत्तर के राज्यों को भी इन्होंने काफ़ी छूट दी है, पैकेज अनाउंस किया है, लेकिन यहाँ के लिए भी कुछ न कुछ थोड़े अनाउंसमेंट्स होने चाहिए। अब मैं मुंबई की बात करूँ, मुंबई में जो जनता रहती है यहाँ पर आज 100 किलोमीटर दूर से ट्रैवल करती है। चर्चगेट से लेकर दहानू तक लोकल सेक्टर काउंट होता है, वहाँ पे वीटी से लेकर पनवेल तक है, यहाँ वीटी से लेकर बदलापुर, अमरनाथ तक से लोग काम करने आते हैं। आज व्यापारी वर्ग है या दूसरे लोगों के लिए जो कुछ स्पेशल विशेष काम करने के लिए लोकल ट्रेन में से लोग गिर के लोग प्रत्येक वर्ष करीबन 2 से 2.5 हज़ार लोग मरते हैं। उसके लिए सरकार ने काफ़ी दिनों से 5-7 साल से ये घोषणा कर रखी थी कि हम ट्रेनों को एसी ट्रेन में कन्वर्ट करेंगे, उनके किराए कम करेंगे। अभी एसी ट्रेन कितनी चल रही है? आज एसी ट्रेन 5% से ज़्यादा ट्रेन चल नहीं रही है। यहाँ जहाँ तक कि मुझे जानकारी है कि 5% ट्रेन के जो रेवेन्यू आता है वो 20% से ज़्यादा है। फिर भी सरकार की क्या मजबूरियाँ मुझे समझ में नहीं आती है। मेट्रो का नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा कर रहे हैं उसमें दुनिया भर की लागत आ रही है। यहाँ पे तो एग्जिस्टिंग जो सबर्बन का नेटवर्क है उस नेटवर्क में खाली डब्बे ही बदली करने हैं उनमें, बाकी तो नेटवर्क पूरा रेडी है। तो सरकार एसी ट्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस करेगी तो मानव जीवन के लिए जो लोग नौकरी पेशा लटक के जाते हैं, गिरते पड़ते हैं, मरते हैं, उनके लिए बहुत सुकून की राहत होगी। वो ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकें, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाएं। कि ये जो बजट है वो लोक लुभावन बजट है, लुभाने के लिए जो ये सब काम किया गया है। आने वाले दिनों में आप इस पर काम होगा नहीं होगा, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, लोक लुभावन बजट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले दिनों में सरकार अच्छा ही करेगी क्योंकि सरकार की भावना अच्छी है, ये सबसे बड़ी चीज़ समझता हूँ। मजबूरियाँ हैं, मेजोरिटी मिली नहीं है सरकार को तो कुछ न कुछ दूसरे पार्टियों के दबाव में भी काम करना पड़ता है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो सरकार ने प्रयास किया है वो बहुत सराहनीय है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी जो काम कर रहे हैं सरकार, उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट धीरे धीरे मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ मुंबई है, महाराष्ट्र है, यहाँ के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे विपक्षी दल जो इंडी गठबंधन है इतना स्ट्रांग है कि मुझे आगे जो विधानसभा के चुनाव होने वाले उसमें कुछ न कुछ मन में शंका लगती है कि सरकार की अगर यही नीतियाँ रही, इस तरह रही, तो यहाँ भी बड़ा टफ कंपटीशन होगा इसके हिसाब से। सवाल सर, ऑन अ स्केल ऑफ 10 आज के बजट को आप कितना रेटिंग देंगे? देखिए, मैं 5 से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। मेरी भावना ज़्यादा देने की थी लेकिन मैं 5 से ज़्यादा इसमें रेटिंग नहीं दे पाऊंगा। अगले साल इसके जो इम्प्लीमेंट्स अभी जो किए हैं, जो प्रस्ताव लाए हैं, उससे क्या इम्पैक्ट आएगा, उससे बात दूसरी। अभी मैं 5 से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। पहले आम बजट पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बकुल मोदी, चार्टर्ड अकाउंटेंट है और टैक्सेशन एक्सपर्ट है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है, आप किस तरीके से इसको देखते हैं, खास तौर पे टैक्स के मायने में?
टैक्स के मायने में जो मिडिल क्लास या लो टैक्स ब्रैकेट में जो है, नेचुरली उनको एक्सपेक्टेशन बड़ी थी कि दे विल गेट उनको बड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन अभी जो प्रपोजल्स जो बजट में अनाउंस हुए हैं, जो न्यू टैक्स रेजिम जो लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस करी थी, बेनिफिट अप टू 15 lakhs, तो उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 85,000 से बढ़ा के 75,000 किया है एंड और मार्जिनली टैक्स स्लैब कम किया है। तो इनकम अप टू 15 lakhs का बेनिफिट 17,500 तक मिलेगा। लेकिन उसके सामने जो कैपिटल गेन्स में जो चेंजेस किए, अगर आप टोटल पिक्चर देखो, अभी तो आम आदमी भी शेयर बाजार में डील करता है, तो कैपिटल गेन्स का 10% जो रेट था एक साल के ऊपर अगर आप बेचो तो उसको बढ़ा के 12,500 किया है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लेस देन 1 ईयर जो 15% था वो बढ़ा के 20% कर दिया है। तो काफ़ी वो बर्डन हो जाएगा। तो compared to this 17,500, the burden of capital gains tax could be much higher. सर, क्योंकि आप लोग टैक्स के जानकार हैं, आप लोग क्या मान के चल रहे थे कि ये जो थर्ड टर्म है, पहला बजट पेश किया जा रहा है, तो टैक्स में कितनी राहत दी जानी चाहिए थी और जो सरकार ने फुलफिल नहीं किया, आप लोगों के मन में क्या था? सबको एक्सपेक्टेशन था कि भाई 10 लाख तक टैक्स आना नहीं चाहिए, अप टू 10 lakhs। बट अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में समझाया है कि विकसित भारत का जो एजेंडा है उसको आगे ले जाके सब प्रायोरिटी काफ़ी स्कीम्स अनाउंस की है। इट विल इन्वॉल्व लॉट ऑफ मनी, ऑल इंडिया लेवल पर काफ़ी उसमें खर्चा होगा। तो कहीं ना कहीं उनके भी हाथ बंधे हुए थे। स्किल डेवलपमेंट पे जो है वो काफ़ी ध्यान दिया गया है, एम्प्लॉयमेंट है, इंटर्नशिप है। आप क्या आप समझते हैं कि जो देश में अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है उसको कम करने की दिशा में ये एक बेहतर कदम है? इंटेंशंस गवर्नमेंट के अच्छे हैं, बट ये सब स्कीम्स में द की इज इन इम्प्लीमेंटेशन। वो कैसे स्कीम इम्प्लीमेंट होती है उसके ऊपर ओनली टाइम कैन से। अगर ठीक से इम्प्लीमेंट हो जाती है देन द बेनिफिट विल बी वेरी गुड। बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य पे स्पेशल जो है अटेंशन दिया गया है, उसको क्या कहेंगे? एक्सपेक्टेड था, ये सब पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, उनका भाई सपोर्ट जरूरी है गवर्नमेंट को। एक्सपेक्टेड था, उसमें कोई नई बात नहीं है, सरप्राइजिंग नहीं है। आम लोगों का कह सकते हैं कि ये बजट था कि आम लोगों से दूर भागता हुआ ये बजट दिखाई दे रहा है? मिक्स्ड है, क्योंकि ये सब स्कीम्स भी जो है जो अनाउंस की है बेनिफिट, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आम आदमी को बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। आप टैक्सेशन को लेके नाराज हैं, लोग कह रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी कुछ खास किया नहीं गया सरकार की तरफ से। नाराजगी जो है वो कई सेक्टर्स के लोग इस वक्त खुल के सामने आ रही है। हाँ, डेफिनेटली है, सबको एक्सपेक्टेशन रहता है, बट अभी वो फुलफिल, अगर आपको सब वेलफेयर स्कीम भी अनाउंस करनी है तो दोनों तो फिर हो नहीं सकता है। तो गवर्नमेंट हैज टू कहीं ना कहीं बैलेंस भी करना पड़ता है। और स्केल ऑफ 10 आप कितना इसको सर रेटिंग देंगे? 7 देंगे। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए आई विल गिव 7 out of 10। पहले आम बजट पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं ज्योत्सना सांघी, जो कि ऑटो सेक्टर पर हमारे साथ बात करेंगी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है। हर एक पर्सपेक्टिव पे बात किया गया है। आप चूंकि यूथ है और यूथ को रिप्रेजेंट करती हैं, किस तरीके से यूथ के लहजे से इस बजट को देखती है, पहले तो ये बताएं। स्किलिंग यूथ को लेकर और विमेन को लेकर बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट है। बहुत ही लॉन्ग टर्म तरीके से गवर्नमेंट ने इसको देखा है और उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और प्रभाव पड़ने के लिए इमीडिएट तो नहीं, बट आई थिंक 5 साल 6 साल के बाद बहुत पॉजिटिव रहेगा। यूथ को लेकर स्पेशली पीएम के जो पैकेजेस आए हैं, 10 लाख का एजुकेशन को लेकर, डोमेस्टिक एजुकेशन में ज़्यादा फोकस करते हुए 500 कंपनीज में इंटर्नशिप प्रोवाइड करके स्कीम को जो उन्होंने निकाला है। उसके अलावा उन्होंने जो इनको बेनिफिट्स दिए हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग CSR, जो बेनिफिट्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को मिलता है, उससे दोनों कंपनीज काफ़ी खुश रहेंगे। आई मीन इट इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर द यूथ बट एम्प्लॉयमेंट के लिए भी और एम्प्लॉयर्स के लिए भी काफ़ी कुछ बेनिफिट रहेगा इन टाइप के इंटर्न्स को लेने के लिए। महिलाओं के लहजे से आप इस बजट को किस तरीके से देखती हैं? आपने महिलाओं के लिए क्या कुछ खास इस बजट में पाया, ये बताएं।
आई थिंक इस बजट में सिर्फ महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने फोकस डाला है। स्पेसिफिकली अगर उनको कोई लोन चाहिए या घर के लिए हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए चाहिए तो महिलाओं के लिए उन्होंने एक स्पेशल टैक्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए सब्सिडीज़ दी हैं। प्लस उनके अपस्किलिंग, उनके ट्रेनिंग के लिए महिलाओं को रूरल एरियाज़ में जितना उन्होंने प्रेरित किया है और जितना उनको प्रोत्साहन दिया है डेवलप करने के लिए अपने आप को, वो बहुत ही प्रोग्रेसिव अप्रोच है। एंड आई थिंक इसको हर एक वुमन बड़े गर्व से इसको अप्रोच करेगी। इस मोदी पर सरकार का ये लक्ष्य है कि देश को जो है वो विकसित भारत बनाया जाए। क्या आप ये मानती हैं कि ये जो बजट है, तीसरे टर्म का पहला बजट, ये विकसित भारत बनाने के प्रयास में एक अच्छी पहल है? डेफिनेटली, अनडाउटेडली बहुत ही अच्छी पहल है, लॉन्ग टर्म पहल है। बड़े सोच समझ के इन्होंने सिस्टम्स को डाला है, डिजिटल को डाला है, टेक्नोलॉजी को डाला है, ईज ऑफ अप्रोच रखा है, सिस्टमैटिक और क्लीन अप्रोच रखा है, ट्रांसपेरेंट अप्रोच रखा है। खैर काफ़ी मैसिव चेंजेस मैं नहीं बोलूँगी कंपेयर टू लास्ट ईयर, बट इस ईयर से अगर देखो तो सीमलेस करने की कोशिश करिए, जो उसमें लॉन्ग टर्म प्रभाव बहुत पड़ेगा पॉजिटिव तरीके से। सर जी, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूँकि ऑटो इंडस्ट्री है, मैं आपसे मानना चाहूँगा कि ऑटो इंडस्ट्री के लिहाज से क्या कुछ सरकार ने यहाँ पे ऐलान किया है और क्या कुछ आपके मन में था कि सरकार और कुछ ज़्यादा कर सकती थी? सो ऑटो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे उन्होंने आई थिंक शिपिंग और उन्होंने स्पेसिफिकली फॉर एयरप्लेन इंडस्ट्रीज़ के लिए, एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए उन्होंने इंपोर्ट और ड्यूटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ रिस्ट्रक्चर किया है और रिपेयर्स के लिए काफ़ी कुछ रिस्ट्रक्चर किया है। इस टाइप की पॉलिसीज़ ऑटो इंडस्ट्री के लिए अभी तो आई नहीं है, बट खैर उन्होंने जो ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज पे जो फोकस किया और ईवी पे जो फोकस किया, उसके वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हो रहा है, चाहे एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे रोड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, वहाँ पे क्लीन एनर्जी जैसे ईवी सेक्टर्स, हाइड्रोजनस ग्रुप्स में बहुत बूम आएगा। सो एक तरीके से डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट है, इनडायरेक्ट बेनिफिट आया है कंपनीज को। ऑन स्केल ऑफ 10 आप इस बजट को किस तरीके से रेट करती हैं? कितना 10 में से कितने आप अंक देंगे? आई वुड गिव इट 5 to 6। बजट पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं निशांत शाह, जो कि को चेयरमैन है आईएमसी के। सर, एबीपी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं कि किस तरीके से जो टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेकर अगर बात की जाए तो बजट में आपने क्या कुछ पाया? पहले बात करते हैं शायद इनडायरेक्ट टैक्स की, क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो उनका बजट टैक्स के ऊपर जब बात करी तो पहले इनडायरेक्ट टैक्स लिया था। इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे हम जानते हैं कि जीएसटी आने के बाद काफ़ी चेंजेस तो जीएसटी काउंसिल लेती है, पर फिर भी एक दो अमेंडमेंट्स से जो अमेंडमेंट्स भी जो प्रावधान प्रोनाउंस किए गए हैं वो जीएसटी काउंसिल के लास्ट मीटिंग में जो डिसीजन लिया गया था उसके ऊपर है। कस्टम्स में हमने काफ़ी चेंजेस अनाउंसमेंट देखे, जहाँ पे उन्होंने एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट कहा है कि जितने भी कस्टम टैरिफ रेट्स है वो इनको रिव्यू कराएंगे अगले 6 महीने में। आई थिंक वो एक वेलकम मूव है फ्रॉम अ रैशनलाइजेशन पर्सपेक्टिव। वो ये कहना चाह रहे कि अभी थोड़े कॉम्प्लिकेशंस है कस्टम ड्यूटी कैलकुलेशन में, तो उसको सिंप्लीफाई होएगा और जहाँ पे रिडक्शन का पॉसिबिलिटी है वो रिडक्शन होगा। उन्होंने काफ़ी आइटम्स के ऊपर भी कस्टम ड्यूटी रेट्स के मॉडिफिकेशन का अनाउंसमेंट किया, जैसे कि हमने देखा कि उन्होंने कैंसर मेडिसिन और सर्टेन मेडिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर अनाउंसमेंट किया है, विच इज़ अ वेलकम मूव। एक्सरे के लिए जो एक्सरे मशीन्स के लिए कुछ पार्ट्स चाहिए उसके लिए रिड्यूस किया हुआ है। मोबाइल फ़ोन के लिए उन्होंने कहा कि इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन ऑलमोस्ट 100% बढ़ गया है और इंडियन कंजम्पशन ऑफ इंडियन मेड मोबाइल फ़ोन्स भी इफेक्टिव हो गया है, यानी मोबाइल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है वो काफ़ी हेल्दी हो गई है, तो उनको हम थोड़ा सा कंपटीशन दे सकते हैं। इसके लिए उन्होंने मोबाइल के जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसके ऊपर 15% कर दिया है, जिससे कि जनता को कंपटीशन आने से मोबाइल थोड़े सस्ते भी हो जाएंगे। अगर आप देखें तो गोल्ड सिल्वर में उन्होंने रिडक्शन किया है, कस्टम ड्यूटी रेट को 6% कर दिया है, जिससे कि गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट किया गया है जो अपैरल, फुटवेयर और वो इंडस्ट्रीज है उसके लिए रॉ मटेरियल के लिए उन्होंने लेदर और इसके लिए बात करी है, जिससे ये जो प्रोड्यूसिंग एंटिटीज़ हैं उनको रॉ मटेरियल काफ़ी इफेक्टिव मिल सकता है। जो मेरा मानना है कि दूसरी फॉरेन की जो कंपनीज है उनको एनकरेज करेगी कि वो प्रोडक्शन इंडिया में सेटअप करे, क्योंकि आज इंडिया का इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो इंडियन परचेजिंग पावर भी ग्रो हो रहा है। तो वो अगर टैप करना है और अगर इंडिया में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपका इंपोर्ट ड्यूटी भी कम है, आप रॉ मटेरियल ला सकते हैं, यहाँ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बना सकते हैं और उससे ये कर सकते हैं। तो ओवरऑल आई बिलीव इनडायरेक्ट टैक्स में काफ़ी इफेक्टिव अमेंडमेंट्स लाए। हाँ, कुछ और ला सकते थे, जैसे कस्टम में भी कस्टम्स में काफ़ी लिटिगेशन चल रहा है, तो क्या एक एमनेस्टी स्कीम ला सकते थे, वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाता था।
डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जैसे आपने कहा स्लैब रेट का चेंज है, उससे थोड़ा जो भी फ़ायदा होगा। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पे वो इक्वलाइजेशन लेवी में अमेंडमेंट लाए गए हैं। इक्वलाइजेशन लेवी अगेन एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है पिलर 2 में, जो यहाँ पे इंडिया ने कमिटमेंट लिया था कि कुछ समय के बाद हम धीरे धीरे इस इक्वलाइजेशन लेवी क्लियर ऑफ कर देंगे, तो इट्स अ मूव टुवर्ड्स दैट। उसी तरह से जो एंजल टैक्स है कि जो फॉरेन फंडिंग आता है इंडियन एंटिटीज़ के लिए, जो इंडियन स्टार्टअप्स के लिए या तो इंडियन इन्वेस्टर्स का भी स्टार्टअप्स को, तो उसके ऊपर भी उन्होंने एक बेनिफिट जो टैक्स लग रहा था वो टैक्स को एबॉलिश कर दिया है, तो वो भी अच्छा मूव है। कैपिटल गेन्स में कुछ चेंजेस उन्होंने लाए हुए, अमेंडमेंट लाए हुए, उसका थोड़ा इम्प्लीकेशन आ सकता है। बट ओवरऑल इन द सर्कमस्टेंसेस इफ़ यू सी, उन्होंने आम जनता के लिए काफ़ी बेनिफिशियल प्रोनाउंसिएशंस किए हैं, सारे प्रोनाउंसमेंट किए हैं। रोजगार और स्किल डेवलपमेंट को लेके सरकार का फोकस जो है वो ज़्यादा दिखा। क्या लगता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हमारे देश में, सरकार के इस कदम से, क्योंकि इंटर्नशिप देने की बात भी कही गई है, स्किल डेवलपमेंट की बात कही गई है, तो ये आप समझते हैं कि भारत जैसे देश के लिए ये नीड ऑफ एन आवर था? अब अगर इस तब आज का बजट देखें तो दो तरीके से बहुत बढ़िया उन्होंने इम्प्लीकेशन करे हुए हैं। एक है कि जो उन्होंने स्किल डेवलपमेंट का, जो आपने राइट लगा कि काफ़ी अच्छा बजट एलोकेशन किया हुआ है। दूसरा, उन्होंने एलोकेशन किया है इंटर्नशिप के लिए, ताकि जो हमारे पढ़े लिखे यंगस्टर्स आ गए हैं उनको इमीडिएटली इंटर्नशिप करके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिल जाए, ताकि वो आगे इंडस्ट्री में जाने के लिए काबिल बन जाए। उसके साथ साथ आज क्या हो रहा था कि काफ़ी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट था और उसके नंबर्स कैप्चर नहीं हो रहे ऑफिशियल उसमें, इसके कारण भी दिख रहा है कि अनऑफिशियल है। तो ये जो EPFO में रजिस्ट्रेशन कराने से जो सब्सिडी की अनाउंसमेंट किया है वो बहुत ही एक इफेक्टिव मूव है, जिससे क्या होगा कि ये कंपनीज को एनकरेज करेगा सबको ऑफिशियल लेने से, क्योंकि वो सब्सिडी मिलेगी। और एक बार ऑफिशियल स्ट्रीम में आ गए तो फिर उनके नंबर्स भी दिखना चालू हो जाएंगे। तो जबकि आज शायद अनएम्प्लॉयमेंट इतना नहीं भी होगा, कहीं ना कहीं रोजगारी है, पर वो रोजगारी दिख नहीं रही है क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में नहीं है। तो इससे पूरा फॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाएगा, जिससे वापस काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगा। तो आई थिंक ओवरऑल ये वो कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा प्रोनाउंसमेंट्स है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी सरकार ने जोर दिया है। बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के लिए एक देखा कि हमने किस तरीके से स्पेशल अटेंशन दिया गया है। क्या आप समझते हैं कि इस तरीके का स्पेशल अटेंशन देने से जो पिछड़ा राज्य है वो प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, हमने पहले भी एग्जांपल्स में देखा हुआ है कि जहाँ पे भी जो टूरिज़्म के बारे में है, या तो स्पोर्ट्स के बारे में है, या तो स्किल डेवलपमेंट कॉलेजेस स्कूल सेटअप करे गए हैं, उस राज्यों की प्रगति हुई है। जहाँ पे सड़कें बनाई गई है, एयरपोर्ट्स, उस पर खर्चा किया गया है। गुजरात एक क्लियर एग्जाम्पल है, काफ़ी दूसरे भी स्टेट्स है जहाँ पे टूरिज़्म के मामले में भी, लेह लद्दाख है, कश्मीर है, सब जगह पे अभी काफ़ी टूरिज़्म से भी हो रहा है। तो अगर आप देखें कि उन्होंने जो एलोकेशन करे हैं वो भी काफ़ी स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड सेक्टर में करे हैं, ताकि एक नहीं है कि खाली एलोकेशन करना है, पर एलोकेशन की इनडायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी भी हो जाती है, क्योंकि इस स्पेसिफिक सेक्टर में करें तो सेक्टर के यूटिलाइजेशन भी बढ़ जाएगा। ओवरऑल इन एडिशन टू दैट, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उन्होंने 11,000 लाख करोड़ का भी ये किया हुआ है। तो आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरीके से, एक पूरा कंट्री वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डेवलपमेंट है और राज्य स्पेसिफिक भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये ओवरऑल इम्पैक्ट जो वो कह रहे हैं कि उनका एक्सपेक्टेशन है कि डेफिसिट भी कम हो जाएगा, मेरा मानना है कि ये जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, दैट एक्सपेंडिचर इज एन इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करेगा। इकोनॉमी ग्रो होगी तो उससे कंपनीज का रेवेन्यू बढ़ेगा, तो टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा, टैक्स ज़्यादा मिलेगा तो उससे ऑटोमेटिक डेफिसिट कम हो जाएगा। तो उस तरह से आई थिंक ये पूरा थॉट प्रोसेस लग रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से ये प्लान चल रहा है। कोई ऐसी दो चीज़ें जो आपको लगती है कि सरकार को इस बात का जिक्र करना चाहिए था, वो किया नहीं गया, और उम्मीद कर रहे हैं कि अगले बजट में जब बजट पेश किया जाएगा तो इन दो चीज़ों पर फोकस किया जाएगा जो आपके मन में है? अगर मैं टैक्स के मामले में कहूँ तो जैसे मैंने एक बार कहा कि कस्टम्स में भी आज काफ़ी लिटिगेशन चल रहा है और एक एमनेस्टी स्कीम की ज़रूरत थी। तो शायद एक वो एमनेस्टी स्कीम अगर आ जाती थी तो उससे काफ़ी सुविधा हो जाती थी, जिसके हम काफ़ी एंटिसिपेशन था। और बाकी अगर जनरल टैक्स कोड में आज ग्लोबल स्तर पे काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं
और वो चेंज को कैचअप करने के लिए जो मैं पिलर 2 की बात कर रहा था, यूरोप ऑलरेडी पिलर 2 में गया है, यूएस, चाइना, इंडिया अभी नहीं गए हैं, पर इंडिया ने काफ़ी प्रोस्पेक्टिव स्टेटमेंट्स कहे हैं। तो उस मामले में क्या वो कोई स्टेप ले सकते थे जिससे वो थोड़ा और नज़दीक आ जाते थे ग्लोबल टैक्सिंग से? वो दो शायद, बट आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर नोज बेस्ट कि किस समय में सही समय है ये लाने के लिए, और वो उस तरह से एक्ट कर रहे हैं। एक लास्ट कमेंट आपका लेना चाहूँगा मैं, ऑन अ स्केल ऑफ 10 आप इस बजट को कितनी रेटिंग देंगे? जैसे मैंने कहा कि बजट ओवरऑल इन द सर्कमस्टेंसेस काफ़ी इफेक्टिव बजट है, ये जनता के लिए भी अच्छा बजट है, बट विद इन द सर्कमस्टेंसेस कुछ एक दो चीज़ और कर सकते थे, इसलिए मैं कहूँगा समवेयर बिटवीन 7.5 and 8 इज वेयर। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए। तो ये निशांत शाह थे जिन्हें आप सुन रहे थे, ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का जो पहला बजट है वो बहुत हद तक सेटिस्फैक्ट्री है और इसीलिए ऑन अ स्केल ऑफ 10 ये इस बजट को 8 अंक दे रहे हैं। कैमरामैन अनिल संगारे के साथ तुषार ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.